में जब भी आप जिक्र करते हैं इतिहास का तो जो सबसे पहली चीज जहन में आती है वो टेक्स्ट बुक्स में महान मुगल वंश का जिक्र याद आता है। याद आता है कि कैसे जब मुगल इस देश में आए तो सारी संस्कृति उठा कर ले आए। उन्हीं किताबों में पढ़ाया गया है कि कैसे अकबर महान था, औरंगजेब जो है वो दयालु था, और भारत की राजनीति में अब इन्हीं इतिहास के पन्नों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। और ये चर्चा महज किताबी नहीं है, ये चर्चा अब मैदान में आ चुकी है और कई बार ऐसा लगता है युद्ध की शक्ल ले चुकी है। इस वक्त ये आपको बताना जरूरी है कि जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स थी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उन पुरानी टेक्स्ट बुक्स के परे नए इतिहास को, और नया इतिहास नया नहीं, इतिहास को नए तरीके से, संतुलित तरीके से, कि अगर अच्छा था तो ये देखिए बुरा भी था। आने वाली पीढ़ी को भारत पर हमला करने वालों की पूरी सच्चाई बताने की तैयारी अब इस नई एनसीईआरटी की पॉलिसी में है। एनसीईआरटी ने यह शुरुआत की और हंगामा शुरू हो गया। एनसीईआरटी जिसके जिम्मे सीबीएसई पाठ्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसी एनसीईआरटी की तरफ से 8th यानी 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में बाबर को बर्बर, हिंसक और पूरी आबादी का सफाया करने वाला बताया गया है। अकबर को क्रूर और सहिष्णुता से पूर्ण जो है वो उसका मिश्रण बताया गया है, यानी वो अच्छा भी था और बुरा भी था। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला बताया गया है। भारत में मुगल हमलावरों के इस इतिहास को जैसे ही किताब में शामिल किया गया, हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग जो अभी तक राजनेता बने हुए थे वो अचानक इतिहासकार बन गए और एनसीईआरटी की तरफ से किए गए बदलाव को गलत बताने में जुट गए। लेफ्ट हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम, सारे के सारे मैदान में कूदे और उनके एक के बाद एक नेता सब एनसीईआरटी के विरोध में उतर आए। किसके विरोध में? इस बात के विरोध में कि ये जो बदलाव है वो गलत है। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। तो कोई एनसीईआरटी को कम्युनल बता रहा है, कोई ये तर्क दे रहा है कि मुगल चाहते तो पूरा देश मुसलमान बन जाता, कोई ये लॉजिक दे रहा है कि मुगलों से नफरत है तो लाल किले पर झंडा क्यों फहराते हो भैया। असल में ये तर्क सियासी एजेंडे के लिए है। जो सवाल पूछने की आज की तारीख में जरूरत है वो ये कि जो एनसीईआरटी ने अपनी किताब में शामिल किया है वो तथ्य है या तथ्य से परे, वो फैक्ट है या फिर झूठ। ये पूछा जाना चाहिए कि मुगल भारत आए तो क्यों आए, मुगलों ने भारत के लोगों पर अत्याचार किया कि नहीं किया, और इन सवालों का जवाब इतिहास में दर्ज कई किताबों में मिलता है। अमेरिका के एक लेखक है एंड्रयू जी बॉस्टन, वो अपनी किताब द लेगेसी ऑफ जिहाद, इस्लामिक होली वॉर एंड द फेट ऑफ नॉन मुस्लिम्स के पेज नंबर 459 पर क्या लिखते हैं सुनिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर ने जब राणा सांगा की सेना पर जीत हासिल की तो उसने खुद को गाजी की उपाधि दी और जीत की निशानी के रूप में उसने आदेश दिया कि मारे गए सैनिकों के सर को ऊंचे स्तंभ के तौर पर बना दिया जाए। इसी तरह का आदेश बाबर ने चंदेरी की जीत के बाद भी दिया। बाबर का यह आदेश सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जीती गई जंग में दिया गया, काफिरों के खिलाफ जीती गई जंग। जो जंग वो मुस्लिम शासकों के खिलाफ जीता, वहां बाबर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसी किताब में अकबर को लेकर लिखा गया है कि अकबर ने अपने इमाम अब्दुल कादिर बदौनी से ये कहा कि जो मुसलमान राणा प्रताप के खिलाफ जंग में हिस्सा लेंगे उन्हें अपनी दाढ़ी को हिंदू काफिरों के खून से भिगोने का मौका मिलेगा। अब मुगलों के पक्ष में बोलने वाले कह सकते हैं कि एंड्रयू जी बॉस्टन ने गलत इतिहास लिखा है, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन बाबर को लेकर जो बात एंड्रयू बॉस्टन ने अपनी किताब में कही है वही बात इतिहासकार सतीश चंद्रा ने भी अपनी किताब में लिखी है।
और किताब का नाम है मेडिवल इंडिया, पेज नंबर 4444। क्या लिखा है? बाबर और अकबर के बाद औरंगजेब पर आई है। औरंगजेब के दरबार में तैनात साकी मुस्तैद खान ने अपनी बुक मसाइये आलमगीरी में एक बात लिखी है। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दे दिया। आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। हिंदुओं के त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई। औरंगजेब को लेकर यह सिर्फ एक उदाहरण है जो मैं अभी बता रही हूं। गुरु तेग बहादुर की हत्या से लेकर हिंदुओं को हाथी से कुचलवाने तक औरंगजेब की क्रूरताओं के किस्सों से इतिहास पटा पड़ा है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। इन सब के बावजूद जब इतिहास को सही तरीके से हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो विपक्ष में बैठे नेताओं के चेहरे पर शिकन से भरे जो है कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि विदेशी आक्रांताओं से सियासी मोहब्बत की वजह क्या है? क्या देश से मुगलों की क्रूर सच्चाई को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई है? क्या सच लिखने को भी अब सांप्रदायिक कहा जाएगा? शुरू करते हैं गूंज का ये स्पेशल एडिशन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अजय जी आपका भी स्वागत है। उनके ठीक बगल में लेफ्ट के लीडर, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हैं, वामपंथी विचारधारा को रखते हैं और अभी मुट्ठी बंद करके यही काम कर रहे थे। उनके बगल में आपको सैयद जवाद भाई दिखाई दे रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और फिर मैं इस तरफ आती हूं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ रास्ता भी है। कई सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अलग अलग पार्टियों के लिए बनाने में बहुत अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई है। शुभ रास्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इतिहासकार कपिल कुमार भी इस वक्त आपको प्रोफेसर साहब नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। सबसे पहले मैं इस मसले पर अगर किसी से शुरुआत करूंगी तो वो है विवेक श्रीवास्तव। और दर्शकों को बता दूं, आप जब जब विवेक जी को स्क्रीन पर देखते हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं सुनना चाहते। नहीं, आज आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तथ्यों और सच्चाई को लाना है तो फिर उसके परे की चीज क्या है वो भी जाननी जरूरी होगी। विवेक जी, वामपंथी विचारधारा को आज की तारीख में जो कि कंप्लीटली कई मौकों पर इलॉजिकल थी और सच को छुपाने वाली थी, आज उसे कहते हैं ना नेस्त नाबूद कर दिया है। इस पर आपका जवाब? कोई नेस्त नाबूद नहीं हुआ है और ना हम कभी इलॉजिकल थे ना होंगे। साउथ कोरिया में फिर वामपंथी सरकार आ गई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का प्रदर्शन अच्छा रहा। आएंगे एनसीईआरटी पे। ये नेशनल कम्युनल जो बताया अभी वृंदा करात, कॉमरेड वृंदा करात ने, वही ये बन चुकी है कि कम्युनल एजेंडा फैलाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ और मुगलों को दिखा दो आतंकवादी। इसमें हिंदू मुसलमान आक्रांता क्या होता है? आक्रांता क्या होता है? औरंगजेब की मां हिंदू थी। अगर मैं आपके घर पर आकर अटैक करूंगी, आपके घर की चीजों पर अपना कब्जा कर लूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? नहीं, देवी? आप बाबर बाहर से आए, मेरे सवाल का हमला जवाब किया, अरे मेरे आपने सवाल का आक्रांता शब्द यूज किया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके घर पर आकर अटैक करती हूँ, मैं आपके घर में हर एक चीज पर कब्जा कर लेती हूँ और फिर कहती हूँ विवेक श्रीवास्तव क्या खाओगे, क्या पियोगे, मैं डिसाइड करूंगी। क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, मैं डिसाइड करूंगी। तो मैं क्या हुई, देवी या आक्रांता? ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या है सुन लीजिए। सुनिए, आपके मोहल्ले में जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दीजिए पहले। मैं कौन हुई? आपके घर पर अटैक कर रही हूँ, आपकी जमीन पर कब्जा कर रही हूँ, आपकी संस्कृति पर अटैक कर रही हूँ। मैं कौन हुई? आक्रांता हुई कि मैं देवी हुई? आप मुझे पूजेंगे, आप मुझे पूजेंगे या मुझसे लड़ेंगे? ये बताइए। मैं आपकी दुश्मन हुई या आपकी रक्षक हुई? ये बताइए मुझे। यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ तो मोहल्ले के अंदर बाहर से, तब पता चलेगा। आप सुनिए ना, यहाँ तो मोहल्ले के अंदर आपके बाहर से कोई रहने आया। आकर अटैक करूंगी, आपके फ्लैट पर कब्जा करूंगी, तब पता चलेगा। नहीं, राजा राजा होता है। आक्रांता हुआ, बात खत्म। अब आगे बढ़िए ना। अब आप सुन लीजिए, आक्रांता आप उसको कह सकते हैं बाबर को, क्योंकि वो बाहर से आया था, लड़े, लेकिन राजा राजा से लड़ता था। आज आपने डेफिनेशन कैसे कर दी कि भारत की बाउंड्री ये थी? आपने कैसे डिफाइन किया इसको? जहां एक तरफ संघ अखंड भारत की बात करता है और कहता है कि साहब दिस इज बाउंड्री लेस, तो आप कैसे? मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले में बाहर से रहने कोई आया, वो बाहर से आया, लेकिन उसकी पुष्ट दर पुष्ट अगर यहीं पे रही, यहीं पे शादियां की, यहीं बच्चे पैदा हुए, आप उसको भी आउटसाइडर कहेंगे? आपका बड़ा आप कहेंगे मोहल्ले से बाहर के लिए खोल रखा है, आक्रांताओं के लिए खोल रखा है। उस दिल में थोड़ा सा लॉजिक डालिए। ये आपके मोहल्ले में कोई रहने नहीं आया, आपके मोहल्ले पर अटैक करके उस पर कब्जा करने आया। प्लीज फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखिए। प्रोफेसर कपिल,
जो लोग बाहर आए वो बाबर को आक्रांता मान रहे हैं, लेकिन बाकी सबकी तो कब्रें भी यहाँ पर है। उन्होंने तो इसे रुकिए, हाँ भाई, कब्रें यहाँ पर, यहीं का पैसा, बार बार यही कहा जाता है। प्रोफेसर कपिल, एनसीईआरटी में बच्चों को, प्रोफेसर कपिल, सच्चाई क्यों ना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुगलों को हटा दिया जाए, मैं कह रही हूँ मुगलों को रखिए, जो अच्छा किया वो भी एक पन्ने पर दिखाइए, जो गलत किया वो भी दिखाइए। देखिए, मैं एक इतिहासकार की दृष्टि से बोलूँगा, मैं राजनीतिक लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। मेरा पहला सवाल ये है, अभी विवेक जी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान की बाउंड्रीज किसने तय की। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान नाम किसने रखा था? हिंदुस्तान नाम रखा तुर्की और अरब वालों ने। और गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो 7वीं शताब्दी से तब से चला जब सिंध के ऊपर कासिम ने हमला किया था करके और सिंध को ऑक्यूपाई किया था। और जब भी ये लोग आते थे उधर से, ये लोग जैसलमेर के ऊपर आक्रमण करने या जयपुर पे या गुजरात पे आक्रमण नहीं करने आते थे। इनका नारा यही होता था, हम गजवाए हिंद करने आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये स्पष्ट हो जाए कि हिंदुस्तान की सीमाएं और हिंदुस्तान क्या ये मानते थे। दूसरी बात मैं एक और बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, आज के ज़माने में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज की हो या पहले की हो, अगर वो तोड़े मड़ोड़ेगी, छुपाएगी, सप्रेस करेगी, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं इसके अंदर, जी जी, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मुगलों ने भारत हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया। एक हिस्से पे हिंदुस्तान के मुगलों का शासन था, पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट कभी मुस्लिम शासन में नहीं था, तमिलनाडु, केरला कभी मुस्लिम शासन में नहीं थे, और तो और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। और देखिए, और एक सवाल है, तो इसका मतलब ये है, ये जो तर्क दिया जाता है कि पूरे भारतवर्ष को अगर मुगल चाहते, अगर ये आक्रांता चाहते तो कन्वर्ट कर सकते, क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया ना कि सारी जगह वो मौजूद नहीं, क्यों नहीं किया? देखिए, कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया तो ब्रिटिश बाउंड्रीज है ना, आपका ख्याल है सर। ये अशोका का एम्पायर आप ही की रोमिला थापड़ ने उसका मैप बनाया है साहब। अशोका के एम्पायर का मैंने मैप नहीं बनाया है। और मुझे हिंदुस्तान की बाउंड्री बताइए जरा क्या है। विवेक जी, अशोक मौर्य के साम्राज्य का जो नक्शा बनाया है वो आपकी रोमिला थापड़ नहीं बनाया है, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, समझे, अंग्रेजों ने बनाया है। बाउंड्रीज क्या है हिंदुस्तान, मैंने नहीं बनाया मुझे, समझे आप इस बात को। अंग्रेजों ने डिफाइन किया ना, उसके पहले तो राजा थे, राजपूत राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, गोलकोंडा में शिया राजा थे। आप लोग तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। आप तो यही, आप हिंदुस्तानी नहीं मानने को तैयार, आप तो भारत ही मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति छोड़िए। आप नेशनलिज्म आपके लिए बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, आप मुझे राजनीति में ला रहे हैं। आपके लिए तो राष्ट्रवाद भी आपके लिए बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, आपका क्रांति और अनार्की कराना है। माफ कीजिए, मुझे राजनीतिक डिबेट में मत लाइए, मुझे इतिहासकार के तौर पर बोलने दीजिए। सर वापस पॉइंट पर आइए, 30 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिए। मुगलों ने ये जो तर्क देते हैं कि मुगल चाहते तो सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते, कोशिश की गई, कोशिश की गई। मुझे एक बात बताइए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 वहां के जो नागरिक थे उनका कत्ल किया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन जिस इलाके को गुजरात के अकबर ने जीता, मोहम्मद शाह से और उनसे, वहां तो आम नागरिकों का कत्ल नहीं हुआ, क्यों? और एक बात और सुनिए, अकबर के समय में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है तो जयपुर के राजपूत जो हैं वो लड़ रहे हैं राणा प्रताप के खिलाफ, और दोनों अकबर के जो सिपह सलार हैं उनका खुद उस समय की उनकी किताब में अकबरनामे में, और उसमें पढ़ लीजिए, जो एक कह रहा है कि देखो भाई हमारे सिपाही मर रहे हैं, राजपूत जब ये मर रहे थे जयपुर वाले, तो दूसरा कहता है क्या फर्क पड़ता है, मर तो काफिर ही रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है उस किताब के अंदर, मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। मैं इतिहास बोलता हूं, मैं राजनीति नहीं बोलता। राजा मान सिंह लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के बिहाफ पे, अकबर नहीं उतरे थे वहां हाथी के ऊपर। पहली चीज, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था, मुगलों के साथ पूरा राजपूताना नहीं था, पहले सुन लीजिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हुआ और हुमायूं भागते हुए गए अमरकोट की रियासत में, जहां उनके दोस्त राजपूत सोडा डायनेस्टी के थे, जो आज भी पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने हुमायूं को शरण दी। सर सुनिए, ये जो आप बार बार पन्ने पलट रहे हैं और राजपूतों वाला जो आप झूठा अर्ध सत्य देते हैं विवेक जी, 200 घराने थे राजपूताना, 200 घराने। ये जय सिंह मान सिंह बार बार रटकर आप राणा प्रताप के, राणा सांघा के, इन सब के आप सारे के सारे किए पर पानी फेर देते। बिल्कुल नहीं,
ठीक है, बिल्कुल अगर नहीं, ऐसा था तो बिल्कुल जजिया नहीं। कर के खिलाफ राजपूताना खानदान कैसे आया? राणा प्रताप, अगर अगर हाँ। अगर राजपूत जी। मुगलों के साथ थे तो वक्त वक्त पर ये जो मरुधरा है जी। वो युद्ध का जो शंखनाद है वो क्यों कर देती थी? कैसे जजिया कर जो है वापस लगा दिया जाता है? देखिए, क्यों बार सुनिए। बार ये कहा जाता है कि हमें संधियां करनी होगी? संधि क्यों करनी पड़ती है अगर वफादार होते अरे तो? संधि नहीं, अरे हुमायूं को राजनीतिक बिठाया ही रणनीति राजपूत को, सेना ने है। राजनीतिक हुमायूं के साध पास को एक सिंगल कभी भी सिपाही आप नहीं था। आस्था नहीं कह सकते हैं। हाँ। राजपूत आस्था की वजह से नहीं, चालाकी की वजह से बिल्कुल और नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक रणनीति की वजह से रूबिका जी, उनसे साथ थे। राजस्थान में इन लोगों वो के लिए- तलवार की नोक पर राज किए हैं, तो राजपूतों के बारे में जबरदस्ती की नहीं, 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 अंध आप- चीजें, आप झूठा मुगलों और तर्क, राजपूतों की अर्ध दोस्ती सत्य को- बताना मुगलों और खत्म कर राजपूतों दीजिए। की दोस्ती अरे को सर, अभी कम्युनल तक एजेंडा के अभी तक तहत आप कोई ये दोस्ती शुरू नहीं नहीं थी। कर पाए हैं। कोई दोस्ती अभी नहीं तक थी, ये शुरू पॉलिटिकल नहीं अलायंस कर था पाए जरा। हैं। महाराणा कोई प्रताप दोस्ती की नहीं थी। लड़ाई लड़ा को था। आप पॉलिटिकल कैसे भूल अलायंस था जाते जरा। हैं? महाराणा प्रताप की लड़ाई को कैसे भूल एक- जाते हैं आप? सुन लीजिए, कैसे भूल जाते हैं? महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। अरे वाह, तभी लेकिन महान आजादी योद्धा की आजाद राजस्थान में। योद्धा की तभी महानता महान आज दिख आजादी रही आजाद होती है। राजस्थान में कितने राजपूत राजा थे? जौहर जो क्या हुआ आदमी था? अपनी आजादी के लिए महाराणा लड़ा, प्रताप के साथ उसके कितने नाम पे राजपूत महान नहीं राजा थे? रहेगा। बताइए और मुझे। जिस अकबर अरे ने हाथ 200 से मारे, घराने थे। हजारों का अकबर के कत्ल साथ किया, कितने वो राजपूत महान घराने रहेगा। थे राजपूत। राजपूताना अकबर के दो साथ तीन लड़ा था। नाम लेकर आप पूरे राजपूतों को बदनाम करने बिल्कुल की नहीं कर रहा। कोशिश मत कीजिए ये विवेक मित्रता थी। श्रीवास्तव। आई एम ये टेलिंग यू, राजनीतिक मित्रता ये थी। मित्रता नहीं थी, राजनीतिक मित्रता ये को बदनामी मत मित्रता कहिए। नहीं थी। वो ये अपने राजनीतिक की लोगों महानता के थी, लिए उनका और शौर्य था, शांति के लिए उनकी जो ताकत रणनीति थी, अपना रहे थे कि उसको उन्होंने आस्था खड़ा का कर नाम रखा नहीं था कह मुगल सकते। एम्पायर को। पीरियड रूबिका जी, कैसे तोड़ के रखते हैं ये लेफ्टिस्ट इतिहास में बताता हूँ। अब मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ। मेरे 4 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे 2004 का वो वाकया आपको याद दिलाना है, और उस 2004 के वाकये में ये बिल्कुल लिखा हुआ है, मेंशन है कि 2004 में सत्ता में आते ही मनमोहन सिंह सरकार ने खिताब में बदलाव को लेकर कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस मुद्दे पर राज्यसभा में 18 अगस्त 2004 को बहस हुई थी, और तब मुरली मनोहर जोशी ने राज्यसभा में बकायदा उसमें हिस्सा लिया था। 2004 में सरकार आई, आप लोगों ने कमेटी भी बना दी, शिकायतों के बारे में कुछ बताया नहीं और उस कमेटी ने कंक्लूजन भी दे दिया। किस बात की जल्दबाजी थी? क्यों आप मुगलों के सत्य को, उनकी क्रूरता को छुपाना चाहते हैं? क्या वजह है? देखिए, लोगों के सुझाव आए, सरकार बनी, लोगों के सुझाव आए, लोगों के सुझाव को हम ध्यान रखते हैं, हम अपनी तानाशाही नहीं चलाते। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ये रहता है कि जनता की बात को सुना जाए और उस पर चर्चा करी जाए। तभी तो मुरली मनोहर जोशी जी भी आए थे और भी लोग थे उस कमेटी में, सारे दल के लोग थे। उस पर चर्चा करने के बाद उसको निर्णय किया। लेकिन हम इस तरह का बदलाव नहीं करते कि देश की सोशल फैब्रिक खत्म हो जाए। हम देश की सोशल, देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले, रूबिका जी आप बहुत समझदार एंकर हैं, औरंगजेब और जजिया का जिक्र कर रही थी। एक फोटो मैं इसे दिखाना चाहता हूँ, अगर बड़ा कर दें। प्लीज फुल स्क्रीन बताइए जरा अजय जी की तस्वीर को। हाँ, क्या है सर इसमें? औरंगजेब और उसके खास दरबारी सन 1679 में जजिया टैक्स पर चर्चा करते हैं। इतिहास फिल्मों से नहीं, किताबों से पढ़ो, बस गौर से देखना कि ये लोग कौन है, कौन बैठे हैं इनके साथ। औरंगजेब के साथ 7-8 लोग राजपूत और हिंदुस्तान के नेजा बैठे। एक सेकंड मैं बीच में प्लीज, ये वो सब चीज़ें इसमें हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, आप कह रही थी ना एक राजा, नहीं, राजा जयसिंह आमेर के राजा और मुगल सेनापति थे। राजा जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा और मुगल सेनापति थे। राजा कीरत सिंह नेपाल के राजा और मुगल सेनापति थे। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के राजा और मुगल सेनापति थे। राजा तोंडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री औरंगजेब के सलाहकार थे। राजा माधो सिंह आमेर के राजा और मुगल सेनापति थे। राजा अनूप सिंह बूंदी के राजा और मुगल सेनापति। ये तो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। छावाजी को जब मारा गया औरंगजेब की क्रूरता और उसके उस पर, तो वो जो 2 उनके साले थे, आप उनके बारे में भी जरा बता दीजिए देश को कि गद्दारों ने किस तरह से महल में सर घुसने मुझे का ये रास्ता बताइए, बता अकबर दीजिए। ने राजपूत नीति क्यों बनाई? मैं उसे भी बताने अगर जा रहा सारे यार दोस्त थे वहां पर, एक सब सेकंड, आस्था में लिप्त थे, एक सेकंड, तो क्यों बनाई राजपूत? रूबिका जी मैं बता दूं 2 सेकंड। आप अभी थोड़ी देर पहले आक्रांता बता रही हैं, चलिए मैं आप मानता हूं कि वो आक्रांता थे। रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध करके आक्रमण करा है। आप रशिया को आक्रांता बोलिए जरा। रशिया आक्रांता है क्या? आप जो ने कहा कि जो घुस के मार रहा है, सर सुनिए, रशिया आक्रांता, मुझे बताइए पुतिन आक्रांता है क्या? आप पहले बोल दीजिए। यूक्रेन के ऊपर सुन लीजिए। आप बोल और पाएंगे थोड़ी क्या? देर अभी पहले किसने, हमारे मित्र जिसे बोलते हैं, ईरान के ऊपर हमला करा। इसका मतलब वो आक्रांता हैं। मतलब आप आक्रांता किसको कहना चाहते हैं? सर, मैं कह रहा हूँ सुनिए, आक्रांता सुनिए, होता सुनिए, है। आक्रांता लेकिन हम जब किसे आप कहते हैं? उसको
सर आक्रांता किसे कहते हैं अजय जी? बताइए ना, पुतिन के बारे में आप बताइए। आप 2+2 करने की यहाँ पर कोशिश जी, मत 2 कीजिए। पुलिस नहीं 2 कर रहा। मैं बताती तो हूँ। परिभाषा जानना नहीं, चाहता हूँ मैं बताती कि हूँ एक आपको। परिभाषा मैं एक के बताती लिए हूँ कुछ और है और एक आपको। परिभाषा पुतिन मैं साहब के बताती लिए हूँ कुछ सर और है। परिभाषा, मैं बताती हूँ आपको परिभाषा, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ सर, मैं बता रही हूँ ना। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देती हूँ। पूरा तो करूँ या अभी आप पहले आपने पूछेंगे? मुझसे सवाल पूछा कि आप आक्रांता किसे कहते हैं, बता दीजिए। क्या रशा आक्रांता है या नहीं? सर मैं आक्रांता उसे मानती हूँ जो आपकी जमीन पर आकर कब्जा करता है और आपके धर्म के मुताबिक वहां पर शासन करने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं आक्रांता, जिसकी वजह से 30,000 लोगों को 30,000 लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। आक्रांता उसे कहते हैं जिसकी वजह से देश की बेटियों को जौहर करना पड़ जाता है। आक्रांता उसे कहते हैं जो सर कलम करके नेज़े पर लटकाकर और उनके बड़े बड़े स्तंभ बनाता है। मुगलों को बचाने के लिए आप रशा को ले आएंगे। बेशर्मी की हद है। शिवराज जी, अजय जी एक गाजी सेकंड। का मतलब बताइए, काफिर का मतलब बताइए, कपिल जी। गजवा का मतलब बताइए, बता दो। सर एक हिटलर ने भी यही काम करा था। कपिल जी और जो जब और बाद अजय। उसका हिटलर ने किया था तो हिटलर कपिल जी और अजय और जी। यूथ को मारा था तो आप जरा सा थोड़ा हिटलर अकबर बाजी अजय जी, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, दोबारा मैं याद दिला दूं। मैंने कहा था कि आप प्रोफेसर साहब मैं आपके बीच में नहीं प्रोफेसर बोला। साहब, अजय जी रुकिए ना। अजय जी 2-3 और मेहमान और उसके बाद हम इस डिबेट को और थोड़ा आगे ले 10 सेकंड तो जाएंगे। ओके 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी। भूमिका जी, ये देखिए परिभाषा को आप एक सापेक्ष में लेंगी, पूरे जनरल कॉमन उसमें लेंगी। ऐसा नहीं है कि जो परिभाषा मुझे सूट कर रही है तो मैं आपको राक्षस कह दूं और मुझे सूट नहीं कर रही है तो आपको प्रेमी कह दूं। ये नहीं चलेगा। जो चीज है फैक्ट्स दिखाइए, फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स बताइए। ओके सर। शिवराज जी आपके पास आ रही है शिवम त्यागी। उससे पहले देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अकबर की है तो अकबर से ही शुरू कर लेते हैं और मैं कम से कम 1, 2, 3, 4, 10, 15 किताबें कोट करूंगा और फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। जो बात करी इतिहासकार जी ने कि 30,000 लोगों को जो है कत्लेआम करवा दिया गया था चित्तौड़ के नरसंहार के बाद, वो पेज नंबर 325 जदुनाथ सरकार मिलिट्री ऑफ हिस्ट्री इंडिया है। राणा सांगा के वंशजों के प्रति जो है जिस तरीके से खून खच्चर हुआ, उनकी महिलाओं को खास तौर पर जो है जौहर करना पड़ा, यह है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में। इसके अलावा रणथंभौर के युद्ध के बाद खुद उन लोगों ने 20,000 सैनिकों को मार दिया। उसके बाद जितने भी लोग थे उनको धर्मांतरण कराया गया। यह लिखा हुआ है अकबरनामा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 34 पर। इसके अलावा नागौर राजस्थान के एक मंदिर पर आक्रमण किया, उसके बाद उस मंदिर को तोड़ने के बाद वहां के लोगों को मारा, वहां से सारी चीजों को लूट लिया। इसके बाद नगरकोट मंदिर तोड़ा, 1556-57 में करीब 200 गायों की बलि दी गई। वहां के जो ब्राह्मण थे उनकी हत्या कर दी गई और इसका सोर्स है मुंखतब उल तवारिफ बदायूनी खंड 2 काली माता का मंदिर 1568 में। बीच में मत बोलिए, वसीम हो जा, कोई सेलेक्टिव नहीं है। अब सुनिए किताबें रूबिका जी, मैं उनके बीच में एजेंडा है और कुछ नहीं। मेरा निवेदन है, मैं हाँ, 15 मिनट सोच के बोलो। उस पर जा रहा हूं, सब पर आऊंगा, गारंटी है। रूबिका जी आपको रोकना पड़ेगा। मेरा सर, निवेदन है, सर, मेरा निवेदन सर, है। सर, मेरा निवेदन है, रूबिका। विवेक श्रीवास्तव तोड़ दिए जी, थे, तोड़ अजय दिए जी, थे, एक बौद्धिस्ट सेकंड, बौद्ध के एक मठों को सेकंड। सर, तोड़ दिया अभी गया। रुकिए, आप वर्बल आक्रांताओं की तरफ बिहेव कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस। अब सच बताइए, शिवम त्यागी आपके बीच में बोले, नहीं बोले ना, तो उनको मौका दीजिए। और मैं बता दूं आपको, ये कम्युनल एजेंडा नहीं है। मुझे जो करना है मैं कोई करूंगा। भी रूलर ओके सर, रूबिका जी प्लीज। कोई भी रूलर जो मुसलमान अरे है, सर, कोई- कराता है, अरे सर, क्रूर छोड़ है, दीजिए। कन्वर्जन सर, कराता है, छोड़ दीजिए। मारता है, जौहर करवाता है। सर छोड़ दीजिए इस वही मसले से को। लाए हैं जो सर ठीक है, आप कीजिए गुलामी, आप कीजिए गुलामी मुगलों की। शिवम त्यागी 30 सेकंड में खत्म। 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं काली नहीं, माता 30 का मंदिर चित्तौड़गढ़ में तोड़ा 1568 में, वो भी अकबरनामा में स्रोत है। यमुना दोआब 1560-70 में थोड़ा, फादर ऑफ मॉन्ट्री एक्सचेंज अकाउंट में है। धर्मशास्त्रों को फाड़ा, अकबर ने प्रोत्साहित किया। अरुण शौरी की एमिनेंट हिस्टोरी में है। द्वारका मंदिरों पर हमला किया, उसके बाद मंदिरों को लूटा। द हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल खंड 7 में है। हिंदू संतों की गिरफ्तारी कराई, हाउस ऑफ तैमूर में है। हिंदू धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया, डीकोलोनाइजिंग द हिंदू माइंड्स में है। गोहत्या का समर्थन करा, आईने अकबरी पेज नंबर 112 पर है। अब्दुल कादर बदायूनी का विवरण है कि इस्लाम का प्रचार करने हेतु उस व्यक्ति ने अपने और सेना के अधिकारियों को, जितने भी थे, कहा कि धर्मांतरण कराना उचित है। आईने अकबरी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 203। मंदिर विध्वंस की घटना है, ग्वालियर के मंदिर तोड़ना, 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को मारना। और अब सुनिए, अब 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं 10 सेकंड आप ले, उससे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप
हिस्ट्री के इन उसको चैप्टर्स से को शुरू कर रहा हूं। बदलकर जी। आपके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा है कि मनुस्मृति की एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे इनको हैं। पता भी है। आपका एक एजेंडा है जिसको सेट करने की रुबिका जी। कोशिश कर रहे हैं। इस तीखे सवाल का जवाब मुझे 20 सेकंड के अंदर शिवम नहीं मिल त्यागी पाएगा, दीजिए, लेकिन दे रहा हूं, फिर दो कोशिश और करता हूं। मेहमान। इसी देश में दिल्ली में एनसीईआरटी की किताब में 2006-2007 में टॉम डी हॉटन का रेफरेंस लेकर भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट पढ़ाया जाता था। इसी देश में पढ़ाया जाता था और इन्हीं के हिस्टोरियंस ने लिखा था। उसको बदलकर आज हम वो कर रहे हैं जो सच है, जो दिखना चाहिए। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट टॉम डी हॉटन। प्लीज आप इनको रोक देंगे रुबिका जी, मुझे 20 आपकी सेकंड आवाज चाहिए। जा रही है ना ठीक है, अभी, थैंक यू। और अब सुनिए, ये जो विवेक बने बैठे हैं ना, अगर इस देश में राजपूत नहीं होते या राजा नहीं होते, मैं 100 गिनवा रहा हूं, एक नहीं 100, तो ये इनकी मूछें कट गई होती और ये वसीम होते। और एग्जांपल सुन लीजिए, ये एक मानसिंह करते रहते ना, क्योंकि पढ़े नहीं है। अब सुनिए जरा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जयतन दरबार, वीर नारायण, राव रणबीर सिंह, बप्पा रावल, कुंभा राणा, राव अजयता, राम दर्शन सिंह, दुर्गादास राठौर, वीर कल्ला राठौर, रावत चूड़ा, हरराम, महाराज जेमू, महाराज जैसल, राम चुनून, महाराज बख्शी सिंह, ठाकुर केशरी सिंह, ठाकुर मुकुट सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह, वीर तेजा, ठाकुर दलपत सिंह, सुल्तान सिंह चौहान, राव भीम सिंह, राजा भोजराज, राव नत्थू सिंह, महाराज अजीत सिंह, वीर श्याम सिंह, ठाकुर अमर सिंह, राजा सुदर्शन, रावा रूपा, वीर अमर सिंह, ठाकुर झालम सिंह। ओके सुनिए जरा सर, अभी। सर सुनिए, ठाकुर भवानी, ठाकुर ये 100 नाम, भगवती, ये ठाकुर 100 नाम, ठाकुर ये दास सिंह, 100 नाम। ठाकुर किशन सिंह, शिवम जी, ठाकुर, शिवम जी। जबानें बंद हो जाएंगी। शिवम जी, पढ़ते हैं शिवम जी, एजेंडा अभी है 40 है, अभी राजपूतों में 40 आपका और कॉपीराइट पढ़ दे रहा नहीं हूं। है। ठाकुर किशन सिंह, शिवम राजा जी। हरि सिंह, वीर संग्राम सिंह, विजय सिंह, रावा उदय सिंह, वीर अमर सिंह, राव किशन सिंह, ठाकुर तुरंबिल सिंह, राणा रतन सिंह, राव जोधा, राणा विक्रम सिंह, ठाकुर जयमल, राव बीलू, राजा लक्ष्मण। और सुनिए, त्यागी जी, और मेरा ये एक कौन है? सवाल है। रुबिका जी, ये कौन है? आपने ये शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, प्रोफेसर साहब, सर सुनिए प्लीज, प्लीज, शिवम में वापस आइए। नहीं, और ये कौन है? ये कौन है? शिवम, शिवम, कोई भी नहीं स्क्रीन पर, 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 कोई भी, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को। ये जो नाम गिन कर बताए हैं, ये विवेक जी सच मानिए, इतिहास का तमाचा है, इतिहास का तमाचा है। आपको मुगलों की जय जयकार करनी है। यहाँ पर जय हिंदुस्तान, जय भारत का नारा बुलंद होता रहेगा। आप करते रहिए वफादारी, आपको जिनकी करनी है। शुभरास्ता जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजनीति में इतिहास को इस तरीके से पिरो देना, कांग्रेस आएगी तो इसे बदल देगी, बीजेपी आएगी तो इसे बदल देगी, ये आपके बच्चों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए ये वाकई बहुत गलत हो जाएगा। क्या ये बात सच नहीं है कि जो है, जो तथ्य है, वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, बताया जाना चाहिए, उसमें कोई चाशनी, कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए? जी रुबिका जी, देखिए मैं प्रोफेसर कपिल का जो दर्द है वो मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ, इसलिए क्योंकि इतिहास, विचारधारा, पहचान, स्मृति, इन सभी चीज़ों को बना करके बनता है और ये सब अपने आप में एक गहन अध्ययन के विषय हैं। ये सब अपने आप में एक प्रॉपर स्टडी का डिसिप्लिन है। इसीलिए जब एनईपी बनी, एनईपी के तहत ये कहा गया और ये उनकी घोषित मान्यता है कि भाई हम अंतर विषयक वस्तुओं को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे जो आगे लेकर पढ़ना चाहें वो पढ़ें। आज जो तू मैं हो रही है, ये एनसीईआरटी, ये बात कपिल जी ने जो बात पूछी और वो चिल्लपों में वो बात दब गई, जो लिस्ट शिवम त्यागी जी यहाँ गिनवा रहे हैं वो एनसीईआरटी में संलग्न होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वहां बैठे हैं लोग इतिहासकार नहीं है जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं। ओके प्रोफेसर साहब, एक बार उनको फिनिश कर लेने दीजिए। मैं इस बात पे मैं रुबिका जी बहुत आराम से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी जो पुस्तक लिखी वो न तो पॉलिटिकल साइंस की किताब है और न ही वो हिस्ट्री की किताब है। उसमें नेहरू और गोपीनाथ बोरदोलोई के जो एक्सचेंजेस हुए हैं, नेशनलिज्म के डिबेट का सवाल है। अब ये नेशनलिज्म के डिबेट, विवेक जी सही पूछ रहे हैं, सवाल उनका सही है कि भाई नेशन, आप राष्ट्र की अवधारणा कब से मानती हैं? तो ये पॉलिटिकल साइंस का विषय हुआ, हिस्ट्री का विषय हुआ, मुझे नहीं पता। बट ये तो हमारे नीति निर्माताओं को तय करना होगा और ये तय करने के लिए एनईपी बनी। लेकिन एनईपी के बनने के बाद आज जिस तरीके से, और ये बात सच है, एनसीईआरटी को लेकर के हर बार इतनी कंट्रोवर्सी होती है। एनसीईआरटी बकायदा एक जो एक बॉडी है, उसके 5 स्पोक्स पर्सन्स क्यों नहीं है जो आकर के बात रखते हैं अपनी?
क्यों मेरे जैसे लोगों को, कपिल जी जैसे लोगों को, शिवम जी जैसे लोगों को, क्यों हम लोगों को डिफेंड करना पड़ता है? एनसीईआरटी को डिफेंड करें ना वो आकर के, वो बताए ना, वो बताए ना। बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, जो उनकी जो जिस सोच को लेकर के चल रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ प्रोफेसर साहब। देखिए सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि भगत सिंह टेररिस्ट थे। मुझे याद है हमारे क्लास में जो प्रोफेसर, जो टीचर थे उस समय, वो ये पढ़ाते समय उनके भी होश फाकता थे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, ये दिक्कतें हैं रुबिका जी। और दिवस मनाती थी साल दर साल। एक सेकंड विवेक जी, मुझे आपसे इसलिए बहस नहीं करनी है क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बहस कर रहे हैं। पूरे देश में 70 साल तक भगत सिंह के नाम पे मेमोरियल बने हैं। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के हर एनसीईआरटी में डाला गया, तो क्या वृंदा करात ने आकर के कहा आज वृंदा करात नेशनल कम्युनल नहीं? आप, मैं इसीलिए आपसे तू मैं नहीं करती क्योंकि एक तो आप बीच में बोलते हैं विवेक जी, एक तो आप बीच में बोलते हैं विवेक जी, और दूसरी बात आपसे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो आप सुनते नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वृंदा करात जी का बयान ठीक है, वो राजनीतिक बयान है, उन्होंने कहा नेशनल कम्युनल व्हाटएवर। आप मुझे वृंदा करात का वो बयान दिखाइए जहां पे वो निकली हो पॉलिट ब्यूरो के साथ, कहा हो कि नहीं भगत सिंह को आपने टेररिस्ट कैसे लिखा, किया आपने कांग्रेस सरकार से सेलिब्रेट करते हैं भगत सिंह को। अरे मैं कह रही हूँ, आपने प्रश्न कुछ कांग्रेस भी करती है, जवाब आप कुछ देते हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आपका ये एपिसोड और 70 साल ये आपका ये बीच में कोई नहीं बोलेगा, बात हो रही है शुभ रास्ता और विवेक श्रीवास्तव के बीच में। कपिल जी, अजय जी दोनों बीच में नहीं बोलेंगे। बात अभी शुभ रास्ता और विवेक श्रीवास्तव की हो रही है। ऑलराइट, विवेक श्रीवास्तव, शुभ रास्ता। रुबिका जी, मैं 10 सेकंड करके सुनिए ना, आप सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ रुबिका जी, आपने जब शो की शुरुआत की तो आपने कहा कि एक छठी क्लास के बच्चे से लेकर के कोई भी ये शो देख सकता है, उसके कम उम्र के ही बच्चे देख सकते हैं। मैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ, आप इस चिल्लपों में मत पड़िए। आपको जो फैक्ट शिवम त्यागी कह रहे हैं ना, आप जा करके चेक कीजिए, गलत हो टैग कीजिए इनको और इनसे पूछिए कि क्यों गलत बोला। विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उनको भी आप कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा, क्या वृंदा करात ने कभी भगत सिंह टेररिस्ट है इन पे सवाल उठाया? अगर उन्होंने उठाया होगा तो आप मुझे टैग करके भी कहिए। ये काम आपका है क्योंकि इस देश के भविष्य आप है, हम लोग नहीं है। हमारा खत्म हो गया टाइम। कम्युनिस्टों ने 40 इन अ फ्यू इयर्स, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब 40 पार कर चुके हैं। 70 देश साल आपके हाथों तक में है। भगत सिंह को अपना आप अभी कॉमरेड वोट माना देने है लायक नहीं हुए, और आप 70 वोट साल देने तक लायक भगत सिंह को होंगे। सेलिब्रेट ये किया बोलने नहीं देंगे क्योंकि और अपने इनकी- स्टूडेंट क्योंकि फेडरेशन इनका और यूथ एजेंडा है। फेडरेशन सर, ये को भगत सिंह के ये हिसाब कैसा से सही ढाला है। देश के भगत सिंह जी की 11, शहादत 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के युवक और युवतियों को यही कह रही हूँ कि आप फैक्ट चेक कीजिए। ये जरूरी है। आपने अभी नहीं बताया शुभराष्ट्र, मेरा उत्तर किसी ने नहीं दिया। 1947 में अंग्रेजों के हिसाब से जो बाउंड्री डिसाइड की गई मॉडर्न इंडिया की, उसको आप 500 साल पहले कैसे ले जा रहे हैं और कैसे किसी को आक्रांता कह रहे हैं? राजा राजा होता है ना। मैं बताती हूं, जवाब सुनिए। नेशनलिज्म की अवधारणा बहुत रीसेंट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 16-17 सेंचुरी से वेस्ट में शुरू हुआ। हमारे यहाँ सही बात है, कॉलोनियल पावर्स के आने के बाद इज्म शब्द पे बहस शुरू हुई, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन जब आप स्मृति, पहचान और नेशनलिज्म तीनों को लेकर के संविधान बनाते हैं तो आपको रामायण भी पढ़ना होगा। और बाबा साहेब अंबेडकर ने रामायण के चित्र इसीलिए उकेरे संविधान में, तो उसमें और भी चित्र हैं। सुनिए, बात तो सुनिए, सुन तो लीजिए। जब राम और भरत गए होते हैं अपने ननिहाल और जब वापस आ रहे होते हैं अपने ननिहाल से, वो जो पूरी व्याख्या है कि भारत क्या है वो पढ़िए एक बार। नहीं, ये वाल्मीकि रामायण भाषा से भारत थोड़ी आरएसएस नहीं है भाई साहब, ये वाल्मीकि रामायण। अफगानिस्तान भारत में था, प्रेजेंट डे ईरान भारत में था। जब राम और भरत अपने ननिहाल गए, क्या है तब जो था तो वो जो पूरी और आज अगर भारत की परिभाषा इतनी है तो आप बाबर को आक्रांता कह देंगे। आप वाल्मीकि रामायण उठाइए, बालकांड के बाद इसका जिक्र है, आप ये पढ़िए। मैं नहीं कह रही कि मेरी बात मेरा सीधा सवाल है, हमारी स्मृति का सीधा सवाल है। अगर कोई कुछ लिख रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो वो थिन एयर में नहीं लिखता, उसका कुछ ना कुछ बेरिंग या मार्क्स कहते हैं, उनका बेरिंग जो है वो सोसाइटी में होता है। मुझे बताइए, अगर आज भारत की परिभाषा में अफगानिस्तान और देखो कि उसकी ज्योग्राफी क्या थी, अगर उसकी ज्योग्राफी आज के हिंदुस्तान, आज के भारत, इंडिया की ज्योग्राफी है, तो फिर राजा थे, लड़ते थे, राजपूत आपस में लड़ते थे, मराठे लड़ते थे,
पहचान का आप एक विचारधारा प्लीज इधर उधर की बात मत कीजिए। जी। मुझे आप उन राजाओं के नाम बताइए जो सनातनी थे, अंदर आए, जमीन पर कब्जा किया और मस्जिदों को तोड़कर और ये कहा कि अब तुम सनातनी हो। ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ना शुरू करो। बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए ना मैडम, राजा राजा होते हैं ना। हाँ, राजा राजा प्लीज होते हैं ट्राई ना। टू आप डिफरेंशिएट सुनिए, आप बिटवीन सुनिए। देम। टेल मी, टेल मी। हाँ, सुनिए, हमारे हिंदू धर्म में ना अफ्रीका गए, ना यूरोप, ना अमेरिका, किसी को हिंदू धर्म की दावत नहीं दी। अरे राजा का नाम बताइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, राजा में बोलने दीजिए। राजा का जब नाम इस्लाम बताइए। के पालन करने वाले राजा दावत दे का रहे नाम थे बताइए। कि आइए और पैगंबर मोहम्मद को सुनिए। अरे कि राजा क्या का बोला नाम है। बताइए। तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे दलित है। दूर राजा हटो। का नाम बताइए जिसने हमारे ने मुसलमानों को हिंदू धर्मांतरण बनाया। किया ही नहीं। एक हिंदू किसी राजा को का नाम welcome नहीं बताइए किया। जिसने हमने मस्जिदों किया ही को नहीं तोड़कर welcome किसी को। मंदिर बनाया। हमने किसी को एक नहीं राजा welcome का किया। नाम क्या राजा की बताइए बात कर रहे जिसने हैं आप? कब्जा करने As के a बाद society, उनकी we did औरतों not को convert ऐसे anyone. पकड़ के रखा We हो did कि not. जोहर करना पड़ हाँ, जाए। we did not. बताइए मुझे हिंदू राजा का नाम। तब तक दलित एक उठ खड़े हुए आक्रमण थे, बताइए दलितों ने मुझे। इस्लाम अपनाया। डू नॉट हिंदू धर्म के अंदर इस्लाम से क्यों दलित और अपनाया? backward क्यों बना? मुसलमान क्यों बने। इस्लाम अपना दिया? मुझे ना हाँ। आप इधर उधर की बात मत मैंने कीजिए। बिल्कुल साफ राजा बोला राजा आपको। होता है तो मुझे सिमिलैरिटी बताइए हिंदू ना। राजा को हिंदू और परमिशन नहीं मुस्लिम थी राजा में। धर्मांतरण की। अरे, हिंदू राजा अरे को परमिशन सर, नहीं थी धर्मांतरण की। आपके पास फैक्ट्स नहीं है। किस जाति में धर्मांतर कौन करते हैं आप? परमिशन दे रहा है? जिसको हिंदू राजा को बनाया कौन जाता है। परमिशन दे रहा है? प्रोफेसर साहब, ये दलित की बात कर रहे हैं। हाँ, कमोड हिंदुस्तान में कौन लाया? तुर्क लेके आए। इनका सेकुलरिज्म ये नहीं मानेगा। जिन लोगों ने धर्मांतरण से मना कर दिया उनको उस काम पे सौंपा गया और इसका रंगा सबूत 47 में मिला जब पाकिस्तान से जो दलित हिंदू भारत आना चाहते थे उनके सिर पे बंदूक रख दी गई थी कि तुम भारत चले गए तो हमारा ये काम करेगा। कभी गोबरू का नाम सुना है विवेक जी? नहीं, आप नहीं, गोबरू का नाम सुना है आपने कभी? सुनिए। ये गोबरू वो दलित थे जो इनके मुगलों के राज के अंदर, बहराइच के अंदर जानवरों के गोबर में जो अनाज के दाने निकलते। मैंने इरफान हबीब से पूछा था, ये जो कहते थे फ्यूडलिज्म नहीं है, फ्यूडलिज्म नहीं है, तोते उड़ गए थे उनके जब मैंने सबूत सामने रख दिए थे उनके लिए जाकर के। और मुझे एक बात बताइए, लेबर की आप बात करते हैं, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि इस पूरे 12वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक क्या भारत में लेबर नहीं थी? कौन थी वो लेबर? दलित थी। बिल्कुल। जो मुगल फ्यूडलिज्म की वजह से, That is why जो इनके left सामंतवाद कहता की वजह से है, caste struggle is होती class थी। struggle in India. और सुनिए, Socialism and communism with Indian perspective. इंडिया छोड़िए, Caste struggle अरे is class छोड़िए, struggle. आप That is लोग what we तो- say now. आप इतिहास से ऐसा भागते हैं आप लोग सबूतों से। और आज भी देखिए, हमने किसी ने ये नहीं कहा कि आज का मुसलमान जिम्मेवार है, उस समय बिल्कुल यही एजेंडा है सर। झूठ। यही एजेंडा है। हमने यही नहीं एजेंडा कहा है। ये। झूठ। मुगलों को आक्रांता साबित करके लेकिन इस्लाम पे आप जो क्वेश्चन मार्क है, करो। मैं आगे ले आप जाऊंगी। क्वेश्चन मार्क करो इस्लाम पे। एक सेकंड, कि अब- दुनिया भर के अब आक्रांता, चूंकि आप बात तो चीन को मुसलमानों भाषण की- पे आक्रांता नहीं अब मानते थे चूंकि भाई। बात ये मसले पर आ आप तो चुकी है। चीन को आक्रांता नहीं मानते थे भाषण के अंदर। सर प्लीज प्रोफेसर साहब, अब चूंकि बात इधर आ चुकी है, मैं सैयद जवाद को यहाँ पर एंटर करवाना चाहूंगी। सैयद जवाद, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मुसलमानों को वामपंथी विचारधारा स्पेशली कंधे की तरह इस्तेमाल कर रही है? एंड आई हैव पॉइंट टू प्रूव इट। जनरल डायर भी यहाँ पर था, लॉर्ड कर्जनी भी यहाँ पर था, वो डलहौजी भी यहाँ पर था। कितने ईसाइयों ने ये कहा कि वो ईसाई था और हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं। मुगलों का मुसलमानों से ये डायरेक्ट कनेक्शन कैसे कर देते हैं? हमारा कनेक्शन तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये प्रॉफिट के वंशज तो थे नहीं कि यहाँ आकर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और हम इनके वकील बनते फिरे। तो क्यों मुसलमानों को इसमें डालने की कोशिश की जाती है? जब ईसाई ये नहीं कह रहा है कि ये जो जनरल डायर है वो हमारा था, तो हम क्यों कहते हैं कि आक्रांता हमारा था? क्या वास्ता हमारा इनसे? देखिए, एक किताब प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को लिखना पड़ेगी क्योंकि ये सच्चे हिस्टोरियन हैं और ये लेफ्ट के भी आइडियोलॉजी के हैं। भारत की आज़ादी 2014 के बाद विश्व गुरु, क्योंकि भारत को आज़ादी मिली। और हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े रूबिका इतिहासकार हैं जिन्होंने कबीर जी को, नानक देव को, गुरु नानक देव को और गोरखनाथ जी को एक साथ बैठ करके जो है चर्चा विमर्श करते हुए देखा है। हमारे यहाँ ऐसे भी महान पुरुष हुए हैं। ये कहीं नहीं हो सकता हिस्ट्री में, ये हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा, ये बताऊँ आपको, एक लोगों की निशानी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, ये मुगलों का गुणगान करते हैं और ये रात में जाके हो सकता है मुगलों को थैंक यू भी बोलते हो। पूछिए क्यों? जब जब चुनाव आते हैं तो औरंगजेब मुर्दों से लड़ते हैं, ये क्योंकि मुर्दा कौम है, ये जिंदों से नहीं लड़ पाते। अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुई, हमने आवाज उठाई। आज की मौजूदा सरकार ने क्या करा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? तब के हमारी ट्रीटी है
कि अगर बांग्लादेश में कुछ अगर हिंदुओं के साथ होगा तो हम अपनी सेना भी उतार सकते हैं। जुल्म होता रहा, लेकिन आज के 56 इंची वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखते रहे। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, हमारी सेना यहां नोएडा की स्टूडियो के अंदर इस्लामाबाद तक हम घुस गए थे। अचानक से ट्रंप साहब का फरमान आता है, सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन चर्चा करनी है अकबर पर, बाबर पर, औरंगजेब पर, सैयद जवाद, ये सब जो है आक्रांता थे, नहीं बुलाया है, ये सब आक्रांता थे। आक्रांता थे ना, तो क्या थे? आपके फूफा थे। और जितने लोग आक्रांता थे, नहीं तो क्या थे? आपके फूफा थे। क्या थे बताइए मुझे सैयद जवाद, क्या थे आक्रांता नहीं? मुगलों से, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुगलों से भारतीय मुसलमानों को जोड़ करके ना देखा जाए। मुगल इस देश के अंदर लाए गए, खुद नहीं आए, लाए गए। और कौन लोग लेकर के आया? राजपाट के लिए लेकर के। लेकिन आज मैं बता दूं, वो तो मुगल दौर था। जजिया टैक्स लगता था। आज हमारे ऊपर जो इनकम टैक्स है वो जजिया टैक्स से ज्यादा खतरनाक लगाया हुआ है, जीएसटी के तौर पर। आप ये कह रहे हैं उस वक्त जजिया लगता था, आज इनकम टैक्स लग रहा है। सैयद जवाद, कितने मुसलमान इनकम टैक्स आज की तारीख में दे रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान देता है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान देता है। तुम्हारे मुसलमान कितने देते हैं जिनकी तुम वकालत कर रहे हो? कितने मुसलमान देते हैं मुझे बताओ। थैंक यू। दोनों दिया जाता है। देखिए कमाल बात है, देखिए कमाल बात है। नहीं पता है सैयद जवाद प्लीज, कमाल की बात है। सैयद जवाद, हिंदू और मुसलमानों में अंतर करके टैक्स नहीं लिया जाता है। थैंक यू What nonsensical, illogical debate are you doing? अगर हिंदुस्तान में बीच में बोलना नहीं कोई लाभ नहीं। अगर हिंदुस्तान में टैक्स है ना, अगर किसी बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स और जजिया में क्या फर्क है, तो उस बेवकूफ को ये समझ नहीं है कि जजिया सिर्फ हिंदू देते थे, अब क्या सिर्फ मुसलमान टैक्स देते हैं? क्या हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं? तो ये लॉजिक ही गलत है। अब रूबिका जी प्लीज, हमें कोई लाभ नहीं। अब दूसरा, ये विवेक जी कहते हैं वो मुगल जो थे वो यहाँ आए, यहीं रहे, यहीं खाए, यहीं पिए, वो यहीं के थे। विवेक श्रीवास्तव का कोई घर घेर ले, उसमें 3 जनरेशन पैदा कर ले, तो वो घर का हो जाएगा क्या? वो घर का हो जाएगा क्या? इनका बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, वो तो यही कहते हैं। अरे तुम्हें मार के कोई तुम्हारा घर घेर ले और उसके बाद 3 जनरेशन तक यही रहते, वो घर तुम्हारा नहीं या उनका हो गया? सैयद जवाद, क्योंकि मैं आखिर में आपके पास आई थी, 30 सेकंड दे दीजिएगा एंड स्टिक टू द पॉइंट एंड द टॉपिक। 30 सेकंड आपके। देश की जनता के सामने फिर से एक बार जो है ये मुद्दे लेकर के आए जा रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए। इससे पहले भी हमने देखा था महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो है कैसे औरंगजेब का मुद्दा जो है वो उठाया गया, गरमाया गया, बातचीत हुई। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले अगर आप 2020 के बिहार के इलेक्शन देखेंगे, उसमें जिन्ना की कब्र से निकाल करके जिन्ना को जिंदा कर दिया। तो भारतीय पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों को हिस्ट्री तारीख के तौर पर पढ़ना चाहिए, ना कि एक कम्युनल एजेंडे के दौरान। जिन्ना को कब्र से निकाला कि औरंगजेब को? जिन्ना को पिछली बार इलेक्शन में 2020 में जब हुए थे बिहार में, जिन्ना निकाला कब्र से। 30 सेकंड। मुझे लगता है कि इतिहास जैसे विषय पर, जहाँ पर अंतर विषयक आयाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संजीदगी से, आराम से बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है शोध करने की ज़रूरत है। इसीलिए एनसीईआरटी की जो कंट्रोवर्सी है उससे ये बहुत क्लियर है कि हायर एजुकेशन में सरकार को बहुत ध्यान दे करके इंटरडिसिप्लिनैरिटी को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जो तथ्य हैं जिनको लेकर के बार बार बहस होती है, वो एनसीईआरटी का हिस्सा शुरू से ही बने, ताकि छात्रों को पता हो कि सत्य क्या है। और इंटरप्रिटेशंस पे बहस होती है, आगे होती रहेगी, ये लोकतंत्र है। ओके, 30 सेकंड। अब मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव। देखिए, ये कम्युनल एजेंडा है एनसीईआरटी का। हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनेगी, बदला जाएगा, असली इतिहास पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, चाहे मुगल हो, राजपूत हो, मराठे हो, राजा थे, आपस में दोस्तियां भी थी, दुश्मनियां भी थी, जंगें भी थी और गले भी मिलते थे। और इसी को एक राजनीतिक समीकरण कहते हैं। इसको कम्युनल लाइंस पे, धर्म के लाइन पे डिसाइड कर देना और कहना कि जो मुसलमान शासक है वो बाहर से आया था, तो बता दे मुझको कि भारत की बाउंड्री 500 साल पहले थी क्या, और क्या जिस क्षेत्र से बाबर आया था वो उस समय आज के हिंदुस्तान का मानोगे उसको या नहीं मानोगे? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बताइए। ऑलराइट प्रोफेसर। देखिए, मुझे कोई समझा दे कि गाजी का काम क्या है और गाजी को जो है ये उपाधि क्यों दी जाती है, जो काफिरों को या तो धर्म परिवर्तन करता है या उन पे फतेह हासिल करता है। मुझे बता दे देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। हाँ, वॉर किसके खिलाफ? हाँ, झूठ मत। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं डिबेट में बकवास नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। आप तो अपना इनकम टैक्स दिलवाइए सबसे। उसके बाद काफिर के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए और कौन है काफिर, और गजवा हिंद क्या था? क्या आज भी गजवा हिंद छोड़ दिया गया है? क्या आज काफिर शब्द हटा दिया गया है?
क्या आज गाजी हटा दिया गया है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के ऊपर गलत इतिहास, ये बात कर रहे हैं इतिहास की, नीलाद्री ने जो ट्वीट बनाया था ना, टूल किट बनाया था, उसने खुद छापा है ऑक्सफोर्ड के पेपर्स के अंदर कि हमें किताबों में क्या नहीं देना है। सीपीएम गवर्नमेंट ने बंगाल में ऑर्डर निकाला था कि हिस्ट्री की किताबों में ये चीजें नहीं लिखी जाएंगी, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो बदलाव जो है आज की तारीख में होना चाहिए। अजय जी देखिए, ये जो बांटने वाले की विचारधारा इन लोगों की है, आज़ादी के बाद 2002 तक तिरंगे में विश्वास नहीं करा। गोवेलकर साहब जो इनके प्रचारक और मेकर हैं, और सुदर्शन साहब भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए किताबों में, और हमारे पास वीडियो हैं। ये इतिहास को मत बंटवाइए। आज 2014 में नए भारत का उदय हुआ है, और एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज करी। तो नया भारत है, इसे नए तरीके से चलाइए। यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की सोशल फैब्रिक ना खत्म करी जाए। और चुनाव आने से पहले ये सोए हुए रहते हैं कुंभकर्ण से ज्यादा नींद, या तो पूरे साल जागे और नहीं पूरे साल सो। चुनावों को जीतने के लिए ये यहाँ हिंदुस्तान की सोशल फैब्रिक खत्म ना करें। शिवम त्यागी, उत्तरम यद्मुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम, अर्थात उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय के बीच में जो सीमा है वो भारत कहलाती है। और ये फर्स्ट मिलेनियम बीसी से पड़ा हुआ है। जिन चाटुकारों को मुगलों की बहुत ज्यादा इच्छा और प्रेम है, वो अपने घर में मुगलों को बसा ले। फिलहाल एनसीईआरटी से मुगल उतने ही हैं जितने होने चाहिए, बाकी जितने आक्रांता हैं उतने ही हैं जितने होने चाहिए। और हाँ, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। अरे अंग्रेजों की चाटुकारिता करते करते कहां चले गए, अपने ऋषियों को ही भूल गए, वेदों को ही भूल गए, ऋग्वेद को भूल गए। अरे भाई कमाल बात हो गई कि बाल गंगाधर तिलक से लेकर तमाम लोग जो कहते थे कि 6000 साल पुराने वेद हैं, होने वाली वास्को डिगामा ने कंगना रनौत कहती है, आपकी खोज किसने करी है? ये कंगना रनौत कहती है होने वाली खोज किसने करी है? जरा ये और देख लो भाई, वास्को डिगामा की खोज चाचा नेहरू क्या कहता है? वास्को डिगामा, धन्य हो भैया, धन्य हो। रेल थी ना जेल थी, ओके सर।